हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपनों की लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की तारीख हमेशा कल पर टाल देते हैं और वही कल कभी आता ही नहीं। यही जाल है प्रोक्रेस्टिनेशन का। और डैरियस फोरो की किताब डू इट टुडे हमें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। चैप्टर 1, आज से शुरू करो। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, ये काम मैं कल से शुरू करूंगा, और फिर वही कल अगले हफ्ते, अगले महीने और कभी कभी अगले साल तक खिंच जाता है। धीरे धीरे वो काम आपकी टू डू लिस्ट में दबा रह जाता है, जैसे किसी अलमारी में भूली हुई पुरानी किताब। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी काम को टालना। डैरियस फोरक अपनी किताब डू इट टुडे के पहले अध्याय में इसी बीमारी का इलाज बताते हैं। हम सब अक्सर एक झूठ पर विश्वास करते हैं कि सही समय आने पर हम बड़े काम कर पाएंगे। जैसे ही दिमाग शांत होगा तब लिखना शुरू करूंगा, या जैसे ही समय मिलेगा तब जिम जाऊंगा, या फिर जैसे ही पैसे बचेंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। यह सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है ताकि हम मुश्किल काम से बच सके। फोरक कहते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं, यह बस एक बहाना है। तो आखिर हम टालते क्यों हैं? सबसे पहली वजह है असफलता का डर। हमें लगता है कि अगर शुरुआत की और नाकाम हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम सोचते हैं कि अभी हमारे पास पूरा ज्ञान, समय या पैसा नहीं है। तीसरी वजह है हमारी अधीरता। हमें तुरंत नतीजे चाहिए, और जब वो नहीं मिलते तो हम शुरुआत ही नहीं करते। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे कंफर्ट जोन की सुरक्षा दीवार है। दिमाग वही करने देता है जो आसान हो, और मुश्किल काम को हमेशा आगे के लिए धकेल देता है। फोरो का पहला बड़ा सबक है, इम्परफेक्ट एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट इंटेंशन। यानी अधूरा काम भी उस काम से बेहतर है जो कभी शुरू ही ना हुआ। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किसी प्रोजेक्ट पर दें तो 6 महीने में आप एक किताब लिख सकते हैं, एक नई भाषा सीख सकते हैं, या एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे तो साल बीत जाएगा और आपके पास केवल बहाने होंगे। पहले अध्याय की दूसरी अहम सीख है प्रोडक्टिविटी बनाम बिजीनेस। फोरो बताते हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना बिल्कुल अलग बातें हैं। बिजी लोग दिन भर कई काम शुरू करते हैं लेकिन पूरा कुछ नहीं करते। वही प्रोडक्टिव लोग कम काम उठाते हैं लेकिन उसे पूरा करके दिखाते हैं। यही असली उत्पादकता है, काम को पूरा करना। लेखक छोटे छोटे कदमों की ताकत पर जोर देते हैं। बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में बांट लो। अगर किताब लिखनी है तो रोज सिर्फ 1 पेज लिखो। फिट होना है तो रोज 15 मिनट वॉक करो। नई स्किल सीखनी है तो रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करो। शुरुआत भले छोटी हो, लेकिन ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। अब सवाल है, शुरुआत आज ही क्यों करनी चाहिए? फोरो इसका जवाब 3 बिंदुओं में देते हैं। पहला, आज आपके हाथ में है, कल नहीं। दूसरा, समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, हर दिन अनमोल है। और तीसरा, सिर्फ एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। जब आप कदम बढ़ाते हैं तभी असली रास्ता नजर आता है। लेखक जीवन की हकीकत पर भी रोशनी डालते हैं। हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी सीमित है। अगर हम आज को हल्के में लेंगे तो कल पछताना तय है। फोरो कहते हैं, आज ही की गई कोशिशें ही आपके भविष्य का चेहरा बदलती हैं। इस तरह डू इट टुडे का पहला अध्याय हमें एक सीधी लेकिन गहरी सीख देता है। सपनों को कल के लिए मत छोड़ो। चाहे शुरुआत छोटी हो, अधूरी हो, लेकिन होनी जरूरी है, वरना जिंदगी भी आपको हमेशा टालती रहेगी। आज का एक कदम 100 अधूरे कल से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यही किताब का पहला और सबसे ताकतवर मंत्र है। चैप्टर 2, व्यस्तता का जाल। आजकल सबसे आम बहाना है, मेरे पास समय ही नहीं है। हर कोई कहता है कि वो बहुत बिजी है, लेकिन डैरियस फोरक कहते हैं कि ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन घंटों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उन्हें बेमतलब की चीजों में गंवा देते हैं। किताब का दूसरा अध्याय इसी बात पर फोकस करता है, कैसे हम व्यस्तता, बिजीनेस और वास्तविक उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के बीच फर्क करना सीखें। फोरक्स बताते हैं कि आज की दुनिया में बिजी होना एक तरह से गर्व की बात समझी जाने लगी है। लोग बार बार कहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन असल में ये एक नकली पहचान है।
बिजी होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हैं। कई बार हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए या खुद को जरूरी महसूस कराने के लिए अपनी डायरी भर लेते हैं। मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, छोटे छोटे टास्क, ये सब मिलकर हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, बिजी होना और काम पूरा करना दो अलग चीजें हैं। प्रोडक्टिव लोग सिर्फ वही काम करते हैं जो उनके बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। वे अनावश्यक चीजों से दूरी बनाए रखते हैं। फरूक्स कहते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को साफ साफ देखना चाहिए। अगर कोई काम हमारे सपनों और उद्देश्यों से जुड़ा नहीं है तो वो हमारी ऊर्जा चूस रहा है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई इंसान दिन भर ईमेल्स का जवाब दे रहा है। हर घंटे उसे नए मेल आते हैं और वो पूरे ध्यान से उनका जवाब देता रहता है। दिन के अंत में उसे लगता है कि उसने बहुत काम किया, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका कोई असली सपना या प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। यानी उसने समय तो खर्च किया लेकिन जीवन की दिशा नहीं बदली। यही है व्यस्तता का जाल। फरूक इस जाल से निकलने का तरीका बताते हैं। कम काम करो लेकिन असरदार काम करो। इसके लिए सबसे पहले अपने टास्क की लिस्ट देखो और खुद से पूछो, क्या ये काम मुझे मेरे मुख्य लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो करो, वरना टाल दो या हटा दो। हर चीज को हाँ कहना ही थकान और अधूरापन पैदा करता है। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार है, फोकस की ताकत। जब आप एक समय में बहुत सारे काम पकड़ते हो तो दिमाग बार बार स्विच करता है। यह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपकी ऊर्जा और समय दोनों को बर्बाद करता है। फरूक कहते हैं कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो एक वक्त में सिर्फ एक काम पर ध्यान दो और उसे पूरा करो। लेखक यह भी समझाते हैं कि व्यस्तता हमें एक झूठी संतुष्टि देती है। जब हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असली काम हमेशा वही होता है जो कठिन होता है, जो हमें डराता है या जिसमें जोखिम होता है। प्रोडक्टिव लोग इन मुश्किल कामों को प्राथमिकता देते हैं। इस अध्याय का एक व्यावहारिक सुझाव है, अपने दिन का ईमानदार ऑडिट करो। एक हफ्ते तक लिखो कि आपने हर घंटे क्या किया। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना समय बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करने, बेकार की मीटिंग्स में बैठने या दूसरों के काम करने में चला गया। जब आप ये देखेंगे तो समझ आएगा कि आप सच में बिजी थे या सिर्फ समय गंवा रहे थे। फरूक कहते हैं कि असली आजादी तब आती है जब आप व्यस्तता छोड़कर सिर्फ जरूरी काम पर फोकस करते हैं। यही असली उत्पादकता है और यही वह रास्ता है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 3, आदतों की ताकत। हम सब बड़ी बड़ी चीजों का सपना देखते हैं, नई स्किल सीखना, फिट होना, बिजनेस शुरू करना या किताब लिखना। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इसके लिए कोई बड़ा इवेंट या जादुई पल चाहिए। डेरियस फोरो डू इट टुडे के तीसरे अध्याय में बताते हैं कि हमारी जिंदगी को बदलने वाली असली ताकत किसी बड़े बदलाव में नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। लेखक कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वो रोज करता है। अगर कोई रोज थोड़ा थोड़ा लिखता है तो वो लेखक बन जाएगा। अगर कोई रोज जिम जाता है तो वो फिट होगा। अगर कोई रोज सीखने में समय देता है तो धीरे धीरे उसमें महारत हासिल करेगा। यानी हमारी पहचान और सफलता दोनों हमारी आदतों का नतीजा है। फरूक यह भी समझाते हैं कि जब हम नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम बहुत ऊंचे लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा या मैं हर सुबह 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। शुरुआत में उत्साह रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह बोझ लगने लगता है और हम छोड़ देते हैं। असफलता हमें हतोत्साहित करती है और हम सोचते हैं कि आदतें बनाना मुश्किल है। असल रहस्य यह है कि आदतें छोटी और आसान होनी चाहिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हो तो यह आदत आसानी से टिकेगी। धीरे धीरे वही 5 मिनट 10 मिनट बन सकते हैं, फिर 15 और फिर 1 घंटा। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े नतीजे लाते हैं। फरूक इसे कॉम्पाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में जमा किया गया छोटा ब्याज समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही छोटी आदतें हमारे जीवन को बदल देती हैं। लेखक बताते हैं कि आदतें हमें डिसीजन फटीग से भी बचाती हैं। अगर हर सुबह आपको यह सोचना पड़े कि आज जिम जाना चाहिए या नहीं, तो आप आधे मौके पर हार मान लेंगे। लेकिन अगर जिम जाना आपकी रोज की आदत बन जाए तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। निर्णय कम करने से ऊर्जा बचती है और आप उसे सही कामों में लगा सकते हैं। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स।
यानी आप कौन बनना चाहते हैं उसी हिसाब से आदतें बनाइए। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो रोज लिखने की आदत डालिए। अगर आप हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं तो रोज हेल्दी खाने और व्यायाम को आदत बनाइए। जब आप अपनी पहचान के साथ आदतों को जोड़ते हैं तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। फोरू यह भी मानते हैं कि आदतें बनाने में सबसे बड़ी चुनौती है कंसिस्टेंसी। शुरुआत करना आसान है लेकिन लगातार करना मुश्किल। इसके लिए वो सलाह देते हैं कि अपनी आदत को इतना आसान बना दो कि ना कहना मुश्किल हो जाए। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बेड साइड टेबल पर रख दीजिए। अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो जूते दरवाजे के पास रखें। छोटे छोटे संकेत आपके दिमाग को याद दिलाते हैं और आप ट्रैक पर बने रहते हैं। इस अध्याय में फोरू यह भी चेतावनी देते हैं कि बुरी आदतें भी उतनी ही ताकतवर होती है। देर रात तक फोन स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, टालम टोल करना, ये सब भी रोजमर्रा के पैटर्न हैं। अगर हम ध्यान न दें तो यही आदतें हमें पीछे खींच लेती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आदतों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें और तय करें कि कौन सी आदतें हमें आगे ले जा रही है और कौन सी पीछे। अंत में लेखक कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े संकल्पों की जरूरत नहीं है। जरूरत है छोटे छोटे कामों को रोज दोहराने की। हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन एक कदम, यही असली प्रगति है। चैप्टर 4, डिस्ट्रैक्शन से दूरी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान केंद्रित रखना। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, ईमेल्स की बाढ़ और लगातार आने वाले मैसेज, ये सब हमारे ध्यान को चीर फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। डैरियस फोरू डू इट टुडे के चौथे अध्याय में यही समझाते हैं कि अगर हमें सच्ची प्रगति करनी है तो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनानी ही होगी। लेखक कहते हैं कि इंसान का दिमाग गहराई से काम करने के लिए बना है। जब हम किसी कठिन समस्या या प्रोजेक्ट में डूब जाते हैं तभी हमारी असली क्षमता बाहर आती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अनइंटरप्टेड समय दें। हर बार जब हम मोबाइल चेक करते हैं या किसी नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं तो दिमाग की रफ्तार फूट जाती है और वापस उसी गहराई में लौटने में कई मिनट लगते हैं। यानी हर छोटी रुकावट हमें धीरे धीरे कमजोर बनाती है। फोरुआ इस आदत को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। मान लीजिए आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और अचानक ईमेल नोटिफिकेशन आया। आपने मेल खोला, जवाब दिया और फिर वापस लिखने बैठे, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह से पहले वाले फोकस में लौट नहीं पाता। थोड़ा सा ध्यान उसी मेल पर अटका रहता है। यही है अटेंशन रेजिड्यू और यही हमारी उत्पादकता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर आप महान काम करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना सीखना होगा। फुरुआ इसके लिए कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं। सबसे पहले अपने वातावरण को ऐसा बनाइए कि उसमें कम से कम रुकावटें हों। काम के समय मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड में डालिए। सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। ईमेल बार बार चेक करने के बजाय दिन में सिर्फ 2 या 3 बार देखिए। जब आपका वातावरण शांत होगा तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से गहराई में जाएगा। लेखक यह भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कामों के लिए तय करना। जैसे सुबह का पहला घंटा सिर्फ डीप वर्क के लिए, दोपहर ईमेल और मीटिंग्स के लिए और शाम को हल्के कामों के लिए। जब हर चीज का समय तय होता है तो दिमाग भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। फरूक यह भी मानते हैं कि कई बार डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे भीतर से भी आते हैं। कभी हमें बोरियत होती है, कभी डर लगता है, कभी हम टाल मटोल करते हैं। ऐसे में हम खुद ही बहाने ढूंढते हैं। जरा सा फोन देख लूं, थोड़ा सा यूट्यूब देख लूं। असल में ये हमारी मानसिक कमजोरी है। इस पर काबू पाने का तरीका है स्वयं को अनुशासन में रखना। अध्याय में एक और जरूरी विचार है, सिंगल टास्किंग की ताकत। आज लोग मल्टीटास्किंग को कौशल मानते हैं, लेकिन फोरोक्स कहते हैं कि मल्टीटास्किंग असल में झूठा भ्रम है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो उनमें से कोई भी अच्छे से नहीं होता, जबकि एक समय में एक ही काम करने से गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है।
लेखक यह भी समझाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से मुक्त समय सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए भी जरूरी है। जब आप अकेले और शांत होते हैं तभी असली क्रिएटिविटी और नए विचार आते हैं। अगर हर वक्त शोर और नोटिफिकेशन से घिरे रहेंगे तो जीवन की दिशा तय करने का समय ही नहीं मिलेगा। इस अध्याय का व्यावहारिक सुझाव है कि हर दिन कम से कम 1-2 घंटे का डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम जरूर रखें, चाहे सुबह जल्दी उठकर या रात को देर से। लेकिन यह समय सिर्फ गहराई वाले काम के लिए होना चाहिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और यही आदत आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी। चैप्टर 5, समय का सही उपयोग। हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, न उससे ज्यादा न कम। फिर भी कुछ लोग उन्हीं घंटों में महान उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। डेरियस फरोक डू इट टुडे के 5वें अध्याय में बताते हैं कि फर्क समय की मात्रा में नहीं बल्कि समय के उपयोग में है। असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि यह है कि आप उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग समय को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी रहे, अभी तो उम्र है, आगे कभी कर लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा समय सीमित और अनिश्चित है। हमें पता नहीं कि कितने दिन हमारे पास बचे हैं, इसलिए हर दिन कीमती है। फरोक का संदेश साफ है, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो समय को एक संसाधन नहीं बल्कि पूंजी की तरह देखिए। इस अध्याय में वे समझाते हैं कि समय बर्बाद करने के सबसे बड़े कारण हैं टाल मटोल, व्यस्तता का दिखावा और बिना सोचे समझे किए गए काम। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ देर के लिए आराम कर रहे हैं, लेकिन वो आराम 1 घंटे की स्क्रॉलिंग में बदल जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मीटिंग जरूरी है, लेकिन वो मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाती है। इसी तरह बहुत सारा समय बेमतलब की गतिविधियों में चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। फरोक्स एक बहुत महत्वपूर्ण विचार रखते हैं, आपको समय खर्च करना नहीं बल्कि निवेश करना चाहिए। जिस तरह पैसे को सही जगह निवेश करने से वो बढ़ता है, वैसे ही समय को सही कामों में लगाने से उसका मूल्य कई गुना हो जाता है। अगर आप रोज 30 मिनट नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो साल भर में आप प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रोज 1 घंटा एक्सरसाइज में लगाते हैं तो आपकी सेहत और ऊर्जा पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। यानी समय का निवेश ही असली संपत्ति है। अध्याय में एक और गहरी बात है, ना कहना सीखो। हमारा बहुत सारा समय इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि हम दूसरों के हर काम में हाँ कह देते हैं। किसी दोस्त की छोटी मदद, किसी सहकर्मी की फालतू मीटिंग या किसी जान पहचान वाले का बेकार का काम, ये सब हमारे घंटों को खा जाते हैं। फरोक्स कहते हैं कि हर हाँ के साथ आप अपने सपनों से ना कह रहे होते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी से तय करें कि हमारा समय कहाँ जाएगा। लेखक टाइम ब्लॉकिंग और प्रायोरिटाइजेशन जैसी तकनीकों पर भी जोर देते हैं। यानी अपने दिन को पहले से प्लान करिए, कौन सा घंटा किस काम के लिए होगा यह तय कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह के समय कीजिए जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। छोटे और कम महत्वपूर्ण काम बाद में करिए। यह तरीका आपके समय को बर्बाद होने से बचाता है और हर दिन को दिशा देता है। फरोक कहते हैं कि समय का सही उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त काम ही करें। आराम और मनोरंजन भी जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आराम जानबूझकर लिया जाना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे। अगर आप सचेत होकर परिवार के साथ वक्त बिताते हैं या टहलने जाते हैं तो यह समय बर्बाद नहीं बल्कि निवेश है। लेकिन अगर आप बिना सोचे घंटों सोशल मीडिया पर खो जाते हैं तो यह आपके समय की चोरी है। इस अध्याय में वे ये भी बताते हैं कि समय प्रबंधन का असली उद्देश्य है अर्थपूर्ण जीवन जीना। जब आप अपने समय को सही जगह लगाते हैं तो न केवल आपके सपने पूरे होते हैं बल्कि आप संतोष और खुशी भी महसूस करते हैं। बिना सोचे समझे बिताया गया समय हमें खालीपन देता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण बिताया गया समय हमें संतोष देता है। डू इट टुडे का 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। अगर हम इसे सही जगह निवेश करते हैं तो यह हमें वो सब दिला सकता है जो हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो कोई भी ताकत हमें सफल नहीं बना सकती। याद रखिए, पैसा खोकर वापस मिल सकता है,
लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही आपका सबसे महत्वपूर्ण दिन है। चैप्टर 6, परिणाम पर ध्यान दो, प्रक्रिया पर नहीं। जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे तो सफलता तय है। लेकिन डेरियस फोरुक डू इट टुडे के 6ठे अध्याय में एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं कि काम का असली मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि आपने कितनी मेहनत की, बल्कि इस बात से कि आपने क्या परिणाम हासिल किए। यानी इनपुट से ज्यादा मायने रखता है आउटपुट। फोरूक बताते हैं कि लोग अक्सर अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, घंटों ऑफिस में बैठते हैं, लंबी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बार बार ईमेल का जवाब देते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि वे बहुत मेहनती हैं, लेकिन दिन के अंत में सवाल ये उठता है, इस सारी मेहनत से हासिल क्या हुआ? अगर आपके काम का नतीजा सामने नहीं आया तो वह मेहनत बेकार है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सफलता पाने के लिए हमें खुद से रोज यह पूछना चाहिए, आज मैंने ऐसा कौन सा काम पूरा किया जो मुझे मेरे असली लक्ष्य के करीब ले गया। अगर आप सिर्फ प्रक्रियाओं में उलझे रहेंगे तो आपकी जिंदगी मीटिंग्स, टू डू लिस्ट और अधूरे टास्क में फंस जाएगी। लेकिन अगर आप परिणाम पर ध्यान देंगे तो हर दिन आपके सपनों की ओर एक ठोस कदम बढ़ेगा। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। फोरुक कहते हैं कि यह मायने नहीं रखता कि आपने कितने घंटे काम किया, मायने यह रखता है कि आपने उन घंटों में कितना असरदार काम पूरा किया। 1 घंटा गहराई से फोकस करके किया गया काम कई बार 8 घंटे की भागदौड़ से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। फोरुक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 लेखक किताब लिख रहे हैं। पहला लेखक रोज 5 घंटे लिखता है, लेकिन लगातार रुकावटों और बिना फोकस के। दूसरा लेखक रोज सिर्फ 1 घंटा लिखता है, लेकिन पूरा ध्यान लगाकर। परिणाम यह होता है कि दूसरा लेखक जल्दी और बेहतर किताब पूरी कर लेता है। यही है आउटपुट फोकस्ड काम करने की ताकत। अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्रक्रिया और प्रोसेस से मतलब रखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसमें फंस जाना खतरनाक है। प्रक्रिया सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। उदाहरण के लिए जिम जाना प्रक्रिया है, लेकिन फिटनेस परिणाम है। ईमेल भेजना प्रक्रिया है, लेकिन क्लाइंट का प्रोजेक्ट पूरा करना परिणाम है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम प्रक्रिया इसलिए कर रहे हैं ताकि परिणाम मिले। फोरॉक्स यह भी समझाते हैं कि परिणाम पर ध्यान देने से हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। जब हम जानते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, तो हम बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करते। यही सोच हमें बिजी होने के जाल से निकालकर प्रोडक्टिव बनने की ओर ले जाती है। इस अध्याय में एक और व्यावहारिक सुझाव है, अपने दिन का अंत सेल्फ रिव्यू से करें। हर शाम खुद से पूछें, आज मैंने कौन से परिणाम हासिल किए। अगर जवाब में सिर्फ यह निकलता है कि आपने बहुत समय मीटिंग्स, कॉल्स या ईमेल्स में बिताया, तो समझ लीजिए कि आपने असली प्रगति नहीं की। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि आज मैंने एक प्रोजेक्ट पूरा किया या आज मैंने अपनी किताब का एक अध्याय लिखा, तो यह सच में मीनिंगफुल आउटपुट है। फोरू यह भी मानते हैं कि हर काम का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार हमारे छोटे छोटे कदम लंबे समय बाद असर दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आउटपुट से ध्यान हटाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कदम किसी न किसी मीनिंगफुल दिशा में हो। अंत में लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या सच में प्रगति कर रहा हूं? यही सवाल हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। डू इट टुडे का 6ठा अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली सफलता मेहनत से नहीं, परिणाम से मापी जाती है। अगर आप रोज मीनिंगफुल आउटपुट पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे आपके सपने हकीकत बन जाएंगे। याद रखिए, बिजी होना मायने नहीं रखता, पूरा करना रखता है। चैप्टर 7, अनुशासन ही असली आजादी है। जिंदगी में हम सभी आजादी चाहते हैं। हमें लगता है कि असली स्वतंत्रता तब मिलेगी जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा, जब हमें किसी के अधीन काम नहीं करना पड़ेगा या जब हम अपनी मर्जी से जी सकेंगे। लेकिन डेरियस फोरुक डू इट टुडे के 7वें अध्याय में एक गहरे सच्चाई बताते हैं, असली आजादी अनुशासन, डिसिप्लिन से आती है, न कि लापरवाही से। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर अनुशासन को एक बंधन समझते हैं,
हमें लगता है कि अगर हमें हर दिन एक समय पर उठना है, व्यायाम करना है, काम करना है या कोई आदत निभानी है, तो यह हमारी स्वतंत्रता छीन रहा है। लेकिन सच्चाई इसका उलट है। अनुशासन हमें उस अव्यवस्था और आलस्य से मुक्त करता है जो हमारी जिंदगी को रोक देता है। जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं, सभी हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और वही कर सकते हैं जो सच में जरूरी है। फरूक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हर दिन जंक फूड खाता है, देर रात तक मोबाइल चलाता है और सुबह देर से उठता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वह फ्री है, लेकिन वास्तव में वह अपनी आदतों और कमजोरियों का गुलाम है। वहीं अगर कोई व्यक्ति खुद पर अनुशासन रखता है, समय पर सोता है, उठता है, हेल्दी खाना खाता है और ध्यान से काम करता है, तो वही व्यक्ति असली मायने में स्वतंत्र है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर रहा है। अध्याय का मुख्य संदेश है, अनुशासन असुविधाजनक लगता है, लेकिन यही हमें आरामदायक भविष्य देता है। अगर आप आज आलसी बने रहते हैं, तो कल आपको पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आज मेहनत और अनुशासन अपनाते हैं, तो कल आपको अपने निर्णयों पर गर्व होगा। पोरुक्स यह भी बताते हैं कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखा और बनाया जा सकता है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से की जा सकती है, जैसे रोज एक ही समय पर उठना, 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट एक्सरसाइज करना। धीरे धीरे ये छोटे छोटे अनुशासन आपकी आदतों का हिस्सा बन जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी को दिशा देने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि अनुशासन और प्रेरणा, मोटिवेशन, अलग चीजें हैं। प्रेरणा अस्थायी होती है, कभी आती है, कभी चली जाती है। अगर आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो काम अधूरा रह जाएगा, लेकिन अनुशासन स्थायी है। जब आप अनुशासन बनाते हैं तो आप काम करते हैं, चाहे मन करे या ना करे। यही आदत लंबे समय में बड़े नतीजे देती है। फोरोक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं। अनुशासन हमें चुनाव की शक्ति देता है। जब आप आलसी होते हैं तो आपके फैसले आपकी इच्छाएं और परिस्थितियां तय करती हैं, लेकिन जब आप अनुशासित होते हैं तो आप खुद तय करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। यही है असली स्वतंत्रता, अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालना। अनुशासन सीमाएं नहीं बनाता, बल्कि अवसर बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसे बचाने का अनुशासन रखते हैं तो भविष्य में आपके पास निवेश और आजादी के अवसर होंगे। अगर आप स्वास्थ्य पर अनुशासन रखते हैं तो जिंदगी भर ऊर्जा और ताकत मिलेगी। अगर आप पढ़ने और सीखने का अनुशासन रखते हैं तो आपके सामने नए दरवाजे खुलेंगे। यानी अनुशासन आज थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आगे चलकर वही आपको सच्ची आजादी देता है। चैप्टर 8, फोकस ही सफलता की असली चाबी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है फोकस बनाए रखना। हमारे चारों ओर इतनी सारी चीजें हैं जो लगातार हमारा ध्यान खींचती हैं। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स और रोजमर्रा की भागदौड़। डैरियस फोरू डू इट टुडे के 8वें अध्याय में बताते हैं कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक ही गुण सबसे मजबूत बनाना होगा, फोकस, कंसंट्रेशन। लेखक कहते हैं कि इंसान की ऊर्जा और समय सीमित है। अगर आप उसे 100 कामों में बांट देंगे तो किसी भी काम में असली प्रगति नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण कामों में लगाएंगे तो असाधारण नतीजे पा सकते हैं। फोरूक इसे लेजर फोकस कहते हैं, यानी आपकी नजर एक ही लक्ष्य पर इतनी तेजी से टिके कि बाकी सब चीजें धुंधली हो जाएं। वे बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी बीमारी है डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन। हमें बार बार फोन चेक करने की आदत लग गई है। हर नोटिफिकेशन हमें काम से खींचकर दूसरी दिशा में ले जाती है। यही वजह है कि लोग घंटों काम करते हैं, लेकिन उनके पास दिन के अंत में दिखाने के लिए कुछ ठोस नहीं होता। असली काम की जगह हम ध्यान की चोरी कर रहे होते हैं। फरूक यह भी स्पष्ट करते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि यह है कि आप किस चीज पर ध्यान लगा रहे हैं। अगर आप गलत चीज पर पूरी लगन से ध्यान देंगे तो भी परिणाम निरर्थक होगा। इसलिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। एक बार जब यह तय हो जाए तो फोकस को उसी दिशा में मोड़ना चाहिए। अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि फोकस को बनाए रखने के लिए हमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी चाहिए, यानी गैर जरूरी कामों को हटाना। हमें लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे,
लेकिन असल में सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम क्या नहीं करते। अगर आप 10 फालतू काम छोड़ देते हैं और सिर्फ 2 महत्वपूर्ण काम पूरे करते हैं तो वही आपकी जिंदगी बदल देंगे। फरूक एक प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं, अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम से करें। इसे वे ईट दैट फ्रॉग पद्धति से जोड़ते हैं। सुबह की ऊर्जा और ताजगी को बेकार की ईमेल्स या मैसेज में खर्च करने की बजाय बड़े लक्ष्य वाले काम पर लगाइए। जब वह पूरा हो जाएगा तो बाकी दिन अपने आप आसान हो जाएगा। फोकस को बनाए रखने का एक और रहस्य है सिंगल टास्किंग। आजकल मल्टीटास्किंग को लोग एक स्किल मानते हैं, लेकिन असलियत में यह प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप एक साथ 2-3 काम करते हैं तो आपका दिमाग बार बार स्विच होता है और ऊर्जा जाया होती है। फोरोक्स कहते हैं कि अगर आप सच में प्रभावी होना चाहते हैं तो एक समय में सिर्फ एक ही काम कीजिए और पूरी ताकत उसी में लगाइए। अध्याय में यह भी बताया गया है कि फोकस बनाए रखने के लिए वातावरण का भी बड़ा रोल है। अगर आपका कार्यस्थल शोरगुल, अव्यवस्थित और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा है तो आपका दिमाग कभी गहराई से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एक शांत, साफ और व्यवस्थित जगह बनाइए जो आपके दिमाग को संकेत दे कि यहां काम करना है। चैप्टर 9, आदतें आपकी तकदीर तय करती हैं। हर इंसान की जिंदगी उसकी आदतों का प्रतिबिंब होती है। हम जो रोज करते हैं वही मिलकर हमारी पहचान और भविष्य बनाता है। डारियस फोरोक्स डू इट टुडे के 9वें अध्याय में यही समझाते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें किसी बड़ी जादुई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है उन छोटी छोटी आदतों की जिन्हें हम लगातार निभाते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान अक्सर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े मौके या चमत्कार का इंतजार करता है। हमें लगता है कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा और हम सफल हो जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि बदलाव धीरे धीरे होता है। रोज की आदतें ही धीरे धीरे हमारे चरित्र को आकार देती है और वही चरित्र हमारे नतीजों को। फुरू एक गहरी बात कहते हैं, आपकी आदतें आपके कल का अनुमान पहले से बता देती हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आपका भविष्य स्वस्थ और ऊर्जावान होगा। अगर आप रोज सीखने और पढ़ने की आदत रखते हैं तो आपका भविष्य ज्ञान और अवसरों से भरा होगा। लेकिन अगर आपकी आदतें टालमटोल, आलस्य और नकारात्मक सोच की है तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। अध्याय में वे बताते हैं कि आदतें बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इसे व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है छोटा शुरू करना। लोग अक्सर एक साथ बड़ी बड़ी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान अचानक रोज 2 घंटे जिम करने का संकल्प लेता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद थक कर छोड़ देता है। फुरू कहते हैं कि सही तरीका यह है कि शुरुआत छोटे और आसान कदमों से करें, जैसे सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। फोरोक्स यह भी समझाते हैं कि आदतें बनाने में कंसिस्टेंसी सबसे अहम है। कभी कभी करने से कुछ नहीं होता। आदत वही बनती है जिसे आप रोज दोहराते हैं। ये सलाह देते हैं कि आप एक समय में बहुत सारी नई आदतें बनाने की कोशिश न करें, बल्कि 1-2 अच्छी आदतों पर ध्यान दें और उन्हें मजबूत करें। इस अध्याय में लेखक हैबिट स्टैकिंग का जिक्र भी करते हैं। इसका मतलब है किसी नई आदत को पहले से बनी आदत के साथ जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह चाय पीते हैं तो उसी समय 5 मिनट पढ़ने की आदत जोड़ दीजिए। इस तरह धीरे धीरे नई आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं और निभाना आसान हो जाता है। फोरोक्स यह भी मानते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी आदतें बनाना। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे पैटर्न हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, जैसे देर रात तक फोन चलाना, टाल-मटोल करना या बिना सोचे खर्च करना, तो आपको उन्हें पहचान कर तोड़ना होगा। सबसे आसान तरीका है ट्रिगर। लेखक यह भी समझाते हैं कि आदतें बनाना सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता। असलियत यह है कि इच्छा शक्ति सीमित होती है। इसीलिए वातावरण, एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो अपने किचन से जंक फूड हटा दीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने टेबल पर डायरी और पेन हमेशा तैयार रखिए। फरूक इस अध्याय में एक और गहरी बात कहते हैं, आदतें हमारी पहचान, आइडेंटिटी बनाती है। जब आप रोज कुछ करते हैं तो आप खुद को उसी रूप में देखने लगते हैं।
अगर आप रोज लिखते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को लेखक मानने लगेंगे। अगर आप रोज दौड़ते हैं तो आप खुद को धावक मानेंगे। यानी आदतें सिर्फ काम नहीं बदलती, वे हमारी सोच और आत्म छवि को भी बदल देती है। चैप्टर 10, परफेक्शन का जाल। हम सब चाहते हैं कि हमारा काम बेहतरीन हो, लोग हमें सराहे और हमारी मेहनत का हर नतीजा चमकता हुआ दिखे। लेकिन डैरिस फोरोक डू इट टुडे के 10वें अध्याय में चेतावनी देते हैं कि परफेक्शन अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। असल में परफेक्शन एक जाल है जिसमें फंसकर हम काम को पूरा करने की बजाय उसे बार बार टालते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट लोग सोचते हैं कि वे क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे डर के कारण काम रोकते हैं। डर इस बात का कि कहीं लोग आलोचना न कर दें, कहीं काम में कमी न रह जाए या कहीं रिजल्ट उम्मीदों जैसा न हो। यही डर हमें शुरुआत करने से भी रोकता है और जो काम शुरू हो चुका है उसे खत्म करने से भी। फोरोक समझाते हैं कि परफेक्शन का पीछा करना हमें एनालिसिस पैरालिसिस में फंसा देता है। यानी हम बार बार सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, एडिट करते रहते हैं, बट असल में आगे नहीं बढ़ते। उदाहरण के लिए कोई इंसान किताब लिखना चाहता है, लेकिन हर बार सोचता है कि अभी विचार उतने अच्छे नहीं हैं, लिखावट में कमी है और रिसर्च अधूरी है। नतीजा यह होता है कि किताब तभी लिखी ही नहीं जाती। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, परफेक्शन असंभव है। इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, काम में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहेगी। अगर आप इंतजार करते रहे कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब शुरू करेंगे, तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। और अगर सोचते रहेंगे कि काम पूरी तरह परफेक्ट हो तभी खत्म करेंगे, तो आप कभी खत्म ही नहीं करेंगे। फोरूक कहते हैं कि हमें परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। असली सवाल यह नहीं है कि आपका काम कितना निर्दोष है, बल्कि यह है कि क्या आपने उसे पूरा किया और उससे कुछ सीखा। अधूरा परफेक्ट काम किसी काम का नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपूर्ण होते हुए भी पूरा किया गया काम आगे का रास्ता खोल देता है। अध्याय में वे एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर आप तीरंदाजी सीखना चाहते हैं और सोचते रहें कि जब तक निशाना बिल्कुल परफेक्ट ना हो तब तक अभ्यास नहीं करूंगा, तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करते हैं, इवन गलतियों के साथ, तो धीरे धीरे निशाना बेहतर होता जाएगा। यही सिद्धांत हर क्षेत्र पर लागू होता है। फोरुक्स यह भी समझाते हैं कि परफेक्शनिस्ट मानसिकता हमें टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर धकेलती है। हम सोचते हैं कि अभी समय सही नहीं है, बाद में करूंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप शुरुआत करते हैं। वे सलाह देते हैं कि अपने काम को गुड इनफ पर छोड़ना सीखिए, यानी ऐसा स्तर जहां काम काफी अच्छा है कि वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। बार बार उसी काम को पकड़कर सुधार करते रहना आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद करता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार है, गलतियां दुश्मन नहीं, शिक्षक है। अगर आप काम करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां आपको सुधारने और बढ़ने का मौका देती हैं। अगर आप परफेक्शन की वजह से काम ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं। फोरुक इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि परफेक्शन की बजाय एग्जीक्यूशन को चुनिए। जो भी काम आपके सामने है उसे अपनी पूरी क्षमता से कीजिए और पूरा कीजिए। अपूर्णता के बावजूद किया गया काम हमेशा अधूरे सपनों से बेहतर होता है। डू इट टुडे का 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि परफेक्शन के पीछे भागना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं और उससे सीखते हैं। याद रखिए, अधूरा परफेक्ट काम किसी काम का नहीं, लेकिन पूरा किया गया अपूर्ण काम आपकी अगली सफलता की नींव रखता है। चैप्टर 11, छोटे कदम बड़े बदलाव। डेरियस फोरो डू इट टुडे के 11वें अध्याय में बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। वजह यह नहीं कि वे सक्षम नहीं हैं, बल्कि यह कि वे शुरुआत ही बहुत बड़े लक्ष्य से करना चाहते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह तुरंत और नाटकीय बदलाव की उम्मीद करता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि वह एक ही महीने में फिट हो जाएगा
करोड़पति बन जाएगा या पूरी किताब लिख डालेगा। लेकिन जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते तो वह हताश होकर बीच में ही छोड़ देता है। यही वजह है कि ज्यादातर संकल्प रेजोल्यूशंस कुछ हफ्तों में टूट जाते हैं। फरूक बताते हैं कि असली प्रगति धीमी और स्थिर होती है। अगर आप रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं तो समय के साथ वे जमा होकर विशाल बदलाव लाते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे रोज एक एक ईंट रखकर बड़ी इमारत बनती है। हर ईंट छोटी होती है लेकिन सब मिलकर एक मजबूत ढांचा तैयार करती है। अध्याय में वे समझाते हैं कि छोटे कदम क्यों कारगर होते हैं। सबसे पहले तो छोटे कदम मनोवैज्ञानिक बोझ कम करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे हर दिन सिर्फ 10 मिनट दौड़ना है तो ये आसान लगता है और आप इसे करने के लिए प्रेरित रहते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे रोज 1 घंटा दौड़ना है तो डर और आलस्य हावी हो जाते हैं। डू इट टुडे का 11वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि असली सफलता अचानक बड़े कदम उठाने से नहीं बल्कि छोटे छोटे और निरंतर प्रयासों से मिलती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में यही छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। याद रखिए, छोटा बदलाव ही बड़ा परिवर्तन लाता है। चैप्टर 12, ज्ञान का असली उपयोग। आज की दुनिया में जानकारी, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट, किताबें, पॉडकास्ट और वीडियोस हर जगह ज्ञान का अंबार है। लेकिन डैरियस फोरक्स डू इट टुडे के 12वें अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल एक्शन में न बदला जाए। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर ज्ञान इकट्ठा करने की दौड़ में लगे रहते हैं। वे एक के बाद एक किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि वे बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे सिर्फ ज्ञान उपभोक्ता, ज्ञान कंज्यूमर बन जाते हैं। यानी वे लगातार सीखते रहते हैं लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करने में असफल रहते हैं। फरूक का मानना है कि असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप सीखी हुई चीजों को व्यवहार में कैसे लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने समय प्रबंधन पर 5 किताबें पढ़ ली लेकिन फिर भी अपना दिन बिना योजना के बिताते हैं तो वह ज्ञान बेकार है। अगर आपने स्वास्थ्य पर कई लेख पढ़े लेकिन अब भी जंक फूड खाते हैं तो वह ज्ञान आपका जीवन नहीं बदल सकता। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, ज्ञान की शक्ति उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन में है। जब आप किसी विचार को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तभी वह आपकी आदतों और नतीजों को बदलता है। सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है बल्कि करना जरूरी है। लेखक यहाँ पर लर्निंग एक्शन रेशियो का विचार रखते हैं, यानी जितना आप सीखते हैं उतना ही अमल करना चाहिए। अगर आप हर 10 मिनट कुछ नया पढ़ते हैं तो कम से कम उतना ही समय उस पर प्रयोग करने में लगाइए, वरना ज्ञान बोझ बन जाता है। चैप्टर 13, क्योंकि समय सीमित है, डू इट टुडे के 13वें अध्याय में डैरियस फरो हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हमारे पास समय सीमित है। जिंदगी लंबी लगती है लेकिन हकीकत में यह उतनी भी नहीं है। अगर हम हर दिन को हल्के में लेते रहे तो अचानक एक दिन लगेगा कि साल बीत गए और सपने पूरे करने का मौका हाथ से निकल गया। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह मान लेता है कि उसके पास बहुत समय है। हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, अगले महीने से मेहनत करूंगा, रिटायरमेंट के बाद अपने सपने पूरे करूंगा। लेकिन इस टालमटोल की आदत हमें धीरे धीरे पछतावे की ओर धकेल देती है। फरोक इस अध्याय में पाठक से एक सवाल पूछते हैं, अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 5 साल बचे हों तो क्या आप वैसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? ये सवाल हमें झकझोर देता है क्योंकि जवाब अक्सर नहीं होता है। हम तुरंत सोचते हैं कि हमें अलग तरह से जीना चाहिए, ज्यादा साहसिक, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा अर्थपूर्ण। यही से लेखक का मुख्य संदेश आता है, समय की कीमत को पहचानिए। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये सच में महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दिनों को बर्बाद करते हो तो जिंदगी खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। अध्याय में एक दिलचस्प विचार दिया गया है, आपकी उम्र चाहे 20 साल हो या 60 साल, समय हमेशा सीमित ही रहेगा। युवा लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा समय है और बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि उनका समय अब निकल चुका है। लेकिन असल में दोनों स्थितियों में सच्चाई यही है कि हर किसी का समय अनिश्चित है।
कोई नहीं जानता कि उसके पास कल होगा भी या नहीं। फॉरेक्स हमें यह भी सिखाते हैं कि समय का सही उपयोग करना सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं है। असल मायने यह है कि आप वही काम करें जो आपके लिए सच में मायने रखता है। अगर आप अपना पूरा समय ऐसी चीजों में लगाते हैं जो आपको संतुष्टि नहीं देती, तो आपने अपनी जिंदगी के अनमोल घंटे गंवा दिए। सलाह देते हैं कि हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अपना समय उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में महत्वपूर्ण है? यह आत्मचिंतन आपके फैसले बदल देता है। आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने की बजाय किताब पढ़ना चुनेंगे, अनावश्यक बहसों की बजाय रिश्तों को समय देंगे और टाल-मटोल की बजाय अपने सपनों पर काम करेंगे। अध्याय में यह भी बताया गया है कि समय को कीमती मानने का सबसे अच्छा तरीका है प्रायोरिटीज तय करना। हर काम को करने की जरूरत नहीं होती, जो जरूरी है वही कीजिए। अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में कुछ भी सार्थक नहीं कर पाएंगे। फरोक्स यह भी समझाते हैं कि समय का सम्मान करना मतलब खुद का सम्मान करना। जब आप अपना समय व्यर्थ जाने देते हैं तो आप अपने जीवन की कीमत को कम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप हर दिन को मायने रखते हुए जीते हैं तो आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मेरी जिंदगी महत्वपूर्ण है। अध्याय के अंत में लेखक एक भावुक लेकिन जरूरी सच सामने रखते हैं, हम सबका समय कभी ना कभी खत्म होगा। यही कारण है कि हमें कभी बाद में का इंतजार छोड़कर आज ही जीना और काम करना शुरू करना चाहिए। डू इट टुडे का 13वां अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी सीमित है और समय सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे व्यर्थ मत कीजिए। हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाइए और अपने सपनों को टालने की बजाय आज से ही शुरू कीजिए। याद रखिए, कभी बाद में नहीं आता, आपके पास सिर्फ आज है। चैप्टर 14, सपनों को प्राथमिकता दें। डू इट टुडे के 14वें अध्याय में डेरियस फरोक बताते हैं कि जिंदगी में सफलता और संतोष पाने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने सपनों को प्राथमिकता देना। हम अक्सर व्यस्तता, दबाव और रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं और अपने असली लक्ष्यों को पीछे छोड़ देते हैं। फरोक कहते हैं कि अगर हम अपने सपनों पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई और या कोई परिस्थिति हमें पीछे छोड़ देगी। लेखक समझाते हैं कि इंसान की प्रवृत्ति यह होती है कि वह आसान और तुरंत मिलने वाले लाभ की ओर भागता है। जैसे किसी को सोने का समय कम करके टीवी देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान लगता है, लेकिन अपने सपनों पर काम करना मेहनत और निरंतरता मांगता है, और यही कारण है कि लोग अक्सर इसे टालते रहते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सपनों को पहले स्थान दें। फरोक्स कहते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या इस तरह बनानी चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारे सपनों की दिशा में ले जाए को हर दिन प्राथमिकता दी जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना किताब लिखना है तो सबसे पहले सुबह के समय उस पर काम करें। अगर आपका लक्ष्य फिटनेस में सुधार करना है तो दिन का पहला घंटा व्यायाम के लिए आरक्षित रखें। फरोक्स बताते हैं कि प्राथमिकताएं तय करने से हम व्यर्थ की गतिविधियों से बच सकते हैं। जब आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे अहम क्या है, तो बाकी चीजों की आवाजें धुंधली पड़ जाती हैं। इसी तरह जो काम आपके सपनों से मेल नहीं खाते, उन्हें टालना या छोड़ देना सीखना चाहिए। यह कठिन है, लेकिन इसे करने से आपका ध्यान और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि सपनों को प्राथमिकता देने का मतलब यह नहीं कि आप बाकी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि आप अपने समय और ऊर्जा का सही संतुलन बनाएं। छोटे छोटे कदम भी आपके बड़े सपनों की ओर आपको ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ने या लिखने का समय निकालना आपके सपनों की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। फरोक्स एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, टालम-टोल छोड़िए। जब हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, तो हमारी प्रगति रुक जाती है। सपनों को प्राथमिकता देने का मतलब है कि आज ही काम शुरू करना, चाहे परिणाम तुरंत ना दिखे। छोटे छोटे लगातार प्रयास समय के साथ आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देते हैं। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सपनों को प्राथमिकता देने का मानसिक पहलू भी है। जब हम अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन में स्पष्टता और उद्देश्य पैदा होता है।
यह मानसिक शक्ति हमें हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में सही चुनाव करने में मदद करती है। फोरू यह भी बताते हैं कि सपनों पर काम करना केवल व्यक्तिगत संतोष नहीं देता, बल्कि यह हमारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह भी भरता है। जब आप अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आप जिंदगी को नियंत्रित महसूस करते हैं और हर दिन में उद्देश्य खोज पाते हैं। अध्याय में एक और दिलचस्प विचार है। सपने केवल बड़े और दूर के लक्ष्य नहीं होते, छोटे छोटे लक्ष्य भी सपनों की तरह महत्व रखते हैं। रोजाना एक नया कौशल सीखना, अपनी सोच बदलना या एक छोटी आदत बनाना भी आपके सपनों के रास्ते को मजबूत करता है। डू इट टुडे का 14वां अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में असली सफलता और संतोष उन्हीं को मिलता है जो अपने सपनों को प्राथमिकता देते हैं। व्यस्तता और बहाने छोड़कर आज से ही अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करना शुरू कीजिए। याद रखिए, अगर आपने अपने सपनों को पहला स्थान नहीं दिया तो कोई और उन्हें पहले पकड़ लेगा। चैप्टर 15 कर्म की ताकत। डू इट टुडे के 15वें अध्याय में डेरियस फोरो हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ सोचने या योजना बनाने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तभी आता है जब हम कर्म करें। हमारे सपने, लक्ष्य और योजनाएं तभी वास्तविकता में बदलती हैं जब हम उन्हें लागू करने का साहस और अनुशासन दिखाते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत लोग अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता पाने के लिए सोचते और प्लान बनाते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं और सुझाव लेते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार केवल सोचता है और कर्म नहीं करता तो परिणाम हमेशा शून्य रहता है। फोरो इसे एक्शन गैप कहते हैं, यानी ज्ञान और कर्म के बीच की खाई। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, कर्म ही बदलाव की जड़ है। कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना कर्म के नहीं मिलती। चाहे आप फिटनेस में सुधार चाहते हो, करियर में तरक्की चाहते हो या अपनी आदतें बदलना चाहते हो, सबका मूल आधार है लगातार और सही तरीके से काम करना। फॉरोक्स बताते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं है। बहुत लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन उनका काम परिणाम परक नहीं होता। कर्म का असली मूल्य उस काम में है जो आपके लक्ष्य की दिशा में असरदार साबित हो। यानी प्रभावी कार्य करना जरूरी है, न कि सिर्फ व्यस्तता दिखाना। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कर्म की ताकत धीरे धीरे बढ़ती है। शुरू में छोटे प्रयास जैसे रोज 10 मिनट का अभ्यास या छोटा सा कदम किसी प्रोजेक्ट में कम दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ ये छोटे कदम जमा होकर बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। इसे लेखक कॉम्पाउंड इफेक्ट से जोड़ते हैं। फोरोक्स यह भी कहते हैं कि कर्म और अनुशासन का मेल सफलता की कुंजी है। केवल इच्छा या प्रेरणा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन और कर्म लगातार आपके सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यही कारण है कि स्थायी बदलाव वही ला सकते हैं जो नियमित रूप से कार्य करते हैं। अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि गलतियों से डरकर कर्म मत रोकिए। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं गलती करूंगा तो नुकसान होगा, लेकिन फरूक बताते हैं कि गलतियां सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है। कर्म करते समय आपको गलतियां होंगी, लेकिन वही आपको सुधारने और बेहतर बनने का अवसर देती है। लेखक यह भी मानते हैं कि कर्म की शुरुआत कभी भी छोटी हो सकती है। शुरुआत बड़े या परफेक्ट काम से नहीं करनी चाहिए। छोटे कदम भी महत्वपूर्ण है, जैसे हर दिन 15 मिनट लिखना या एक छोटा सा कार्य पूरा करना समय के साथ बड़ा परिणाम लाता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कर्म से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप लगातार काम करते हैं और परिणाम देखते हैं तो आपको भरोसा होता है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यही विश्वास नए प्रयासों और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरणा देता है। फोरूक अंत में यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का असली मूल्य केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं है। यह हमें जिंदगी की समझ, अनुशासन और संतोष भी देता है। जब हम अपने काम में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो परिणाम चाहे छोटा हो या बड़ा, आत्मसंतोष और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। डू इट टुडे का 15वां अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव केवल कर्म करने से आता है।
अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही कदम उठाइए। निरंतर प्रयास कीजिए और हर छोटे छोटे प्रयास को महत्व दीजिए। याद रखिए, कर्म ही आपके भविष्य की नींव है और आज का कर्म कल की सफलता बनाता है। चैप्टर 16 आलस्य को अलविदा कहो, डू इट टुडे के 16वें अध्याय में डैरियस फरू हमें यह सिखाते हैं कि सबसे बड़ी बाधा जो हमारी प्रगति रोकती है वह है आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन और समय की बर्बादी। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे या थोड़ा आराम कर लें फिर काम करेंगे, लेकिन इसी बहाने में हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण अवसरों से कट जाती है। लेखक कहते हैं कि आलस्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक और भावनात्मक भी होता है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मन कहता है अब नहीं। यही आलस्य हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आज से काम शुरू करना ही असली शक्ति है। फरू कहते हैं कि जब आप किसी काम को टालते हैं तो न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा पर भी असर पड़ता है। आलस्य जितना लंबा खींचता है, नतीजे उतने ही खराब होते हैं। अध्याय में लेखक बताते हैं कि आलस्य का कारण अक्सर डर या संदेह होता है। हमें डर लगता है कि कहीं काम सही तरीके से ना हो या रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ना आए। लेकिन फरूक स्पष्ट करते हैं कि असली जोखिम आलस्य में ही है। जितनी देर आप टालते हैं उतना ही आपका अवसर कम होता है। फरूक एक प्रभावशाली तकनीक सुझाते हैं, 2 मिनट रूल। इसका अर्थ है कि कोई भी छोटा काम अगर 2 मिनट में पूरा किया जा सकता है तो तुरंत कर दीजिए। उदाहरण के लिए, ईमेल का जवाब देना, डेस्क को व्यवस्थित करना या नोट बनाना। छोटे काम को टालना बड़ा आलस्य पैदा करता है। इसे तुरंत करने से ऊर्जा और नियंत्रण की भावना बढ़ती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि आलस्य को हराने का सबसे असरदार तरीका है छोटे कदम और स्पष्ट लक्ष्य। जब आप अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं और पहला कदम तुरंत उठाते हैं, को मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो जाता है और काम आसान लगने लगता है। जैसे यदि आप किताब लिखना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना शुरू करें। यह छोटा कदम धीरे धीरे बड़ी प्रगति में बदल जाएगा। फरूक बताते हैं कि आलस्य का सामना करने के लिए पर्यावरण, एनवायरनमेंट का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। फोन, सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शंस को काम के समय दूर रखें। साफ और व्यवस्थित जगह में काम करने से मन अधिक फोकस्ड और प्रेरित रहता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि आलस्य का मुकाबला अनुशासन, डिसिप्लिन और फोकस से होता है। जब आप समय की कीमत को समझते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान लगाते हैं तो आलस्य अपने आप कम हो जाता है। यह एक आदत की तरह बन जाता है। जितना अधिक आप इसे लागू करेंगे उतना ही आसानी से आप काम शुरू कर पाएंगे। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आलस्य केवल व्यक्तिगत प्रगति को नहीं रोकता, यह मानसिक संतोष और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। जब हम लगातार काम टालते हैं तो हम खुद पर भरोसा खोने लगते हैं, लेकिन आज ही काम शुरू करने की आदत बनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। फरूक अंत में पाठक को यह प्रेरित करते हैं कि आज ही का मंत्र अपनाइए। जो काम आज किया जा सकता है उसे टालना नहीं चाहिए। हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाता है। आलस्य छोड़कर कर्म में डूबना ही असली आजादी और सफलता का मार्ग है। डू इट टुडे का 16वां अध्याय हमें याद दिलाता है कि आलस्य ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। इसे अलविदा कहिए और आज ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू कीजिए। याद रखिए, टालने से कोई सपना पूरा नहीं होता। आज किए गए छोटे कदम ही कल की बड़ी सफलता बनते हैं। डू इट टुडे का यह सारांश हमें लगातार यही संदेश देता है कि जिंदगी में बदलाव और सफलता की शुरुआत हमारे आज से होती है। किताब ने हमें सिखाया कि ताल मटोल, आलस्य और परफेक्शन के जाल में फंसकर हम अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ सकते। असली ताकत अनुशासन, छोटे कदम, फोकस, कर्म और सकारात्मक मानसिकता में है। हर अध्याय ने यह स्पष्ट किया कि बड़े लक्ष्य तभी हासिल होते हैं जब हम रोज छोटे छोटे, स्थिर और प्रभावी कदम उठाएं। लेखक ने यह भी समझाया कि ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उसे लागू किया जाए। समय सीमित है और इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। हमारी आदतें, हमारी प्राथमिकताएं और हमारी सोच, ये तीनों हमारे भविष्य की नींव हैं।
जब हम अपने सपनों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें आज से ही अमल में लाते हैं और हर छोटे प्रयास का महत्व समझते हैं, तो हमारे जीवन में स्थायी बदलाव संभव होता है। इस सारांश का असली मकसद ये है कि आप इसे केवल पढ़ें नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें। किसी भी बड़ा बदलाव सिर्फ योजना या सोच से नहीं आता, ये आज किए गए छोटे कदमों और लगातार प्रयासों से आता है। यही डू इट टुडे की सबसे बड़ी सीख है। कल की चिंता छोड़ो, कल का इंतजार मत करो और आज ही काम शुरू करो। याद रखिए, असली आजादी, सफलता और संतोष वही पाते हैं जो अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं। आपके हाथ में वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हर दिन, हर पल, हर काम को महत्वपूर्ण समझिए और आज ही अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाइए।